हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज आपके सामने क्लास 8 की वीडियो लेकर के आ रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। बच्चों लोगों ने कमेंट किया और कुछ 10th क्लास के बच्चे भी कमेंट किए थे, तो उनका भी लेकर के 1-2 दिन में आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक आप देखिए। ठीक है, समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए माय डियर स्टूडेंट, आप थोड़ा आराम से रहिए। ठीक है, ये थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है वीडियो, लेकिन अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छी वीडियो जाएगी, मतलब ये है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं कहता हूँ कि हम सारे के सारे जितने भी आप पर्सन देखते हैं, सारे सारे पर्सन कुछ न कुछ फाइबर्स को पहनते हैं। कोई गर्म कपड़ा पहनते हैं अलग अलग मौसम में, तो कोई कॉटन कपड़ा या जैसे भी कपड़े पहनते हैं। फाइबर्स, वो जो कपड़ा होता है प्यारे बच्चों, वो कपड़ा एक्चुअल में फाइबर्स का बना होता है। फाइबर्स मतलब एक प्रकार का रेशा कह सकते हैं, और उसे कहीं कहीं किसी किसी बुक में प्यारे बच्चों तंतु लिखा हुआ होता है। तंतु, तंतु का अर्थ होता है रेशा। ठीक है, अब आप इसे कैसे अजूम कर लीजिए कि मैं अपने शर्ट से एक फाइबर्स को आपके सामने, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, मैंने एक रेशा लिया और इस रेशा को लेकर के मैंने इसे कैंची से प्लग किया। प्लग करने पर आप पाओगे कि वह थोड़ा छितरा जाएगा। ठीक है, तो छितरा जाता है, तो वह जो तंतु हुआ, जब आप उसको ऐंठ देते हैं, ठीक है, तो वह एक तागा के रूप में बन जाता है। तब वह तागा के रूप में बन जाता है। अर्थात हमारा जितना भी कपड़ा बनता है वह तागा से बनता है। ठीक है, धागे से बनता है। तो एक्चुअल में धागों का निर्माण जो होता है वो रेशा से होता है। किससे होता है प्यारे बच्चों? रेशा से। ठीक है, तो अब हम रेशा के बारे में जैसे कुछ बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो चीजों को थोड़ा आराम से समझिए कि ये रेशा क्या होता है। एक्चुअल में रेशा जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है दो टाइप का। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रेशे, और संश्लेषित मतलब मानव निर्मित रेशे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, नेचर में जो हमें सीधे सीधे जो रेशा मिल रहा है ना, उसे हम लोग नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स हमें जो मिलता है प्यारे बच्चों, वो दो टाइप का मिलता है। एक प्लांट से मिलता है और दूसरा एनिमल से मिलता है। अब जो प्लांट से मिलता है प्यारे बच्चों, वो मिलता है सीड कॉटन। ठीक है, मतलब कपास। कपास में भी रेशा होता है। ठीक है, तो कुछ मुझे जो रेशे मिलते हैं प्यारे बच्चों, वो प्लांट से मिलते हैं। और उन्हीं प्लांट में से एक प्लांट है प्यारे बच्चों कपास। और कपास से हम आप सभी के सभी परिचित हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मेरी एक सवाल ये है कि मैंने जब पढ़ता था, तो उस वक्त टीचर कुछ इंटरेस्ट के लिए अच्छी बातें बताते रहते थे। तो आप ये बात बताइएगा कि कपास किस प्रकार के मिट्टी में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कपास से भी मुझे रेशा प्राप्त होता है, अर्थात इसके भी फाइबर्स, इससे भी कुछ कपड़े बनते हैं। ठीक है, रुई वगैरह, पिल्लो वगैरह हम लोग कई बार बनाते हैं। ठीक है, और उसको अलग अलग प्रयोजनों के अनुसार हम लोग उसका उपयोग में लाते हैं। ठीक है, एक होता है बास्ट जूट। जैसे जूट का बोरा वगैरह के बारे में आप सुनते होंगे, तो उसका भी फाइबर्स होता है। ठीक है, इसे खास करके पश्चिम बंगाल में आप बहुत ज्यादा देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में इसका बहुत बड़ी खेती होती है जूट का। ठीक है, पटुआ नामक पौधा, या फिर हम लोग इसको जूट बोलते हैं, कहीं कहीं पटुआ भी बोला जाता है। एक्चुअल में इसको क्या किया जाता है वो समझा रहे हैं कि जब ये पक जाता है, तब पकने के बाद इसको पानी के नीचे 15-20 दिन, महीना दिन के लिए गाड़ करके रख दिया जाता है। जैसे ही ये कंप्लीट रूप से क्या हो जाता है, जैसे ही ये कंप्लीट रूप से डिकम्पोज हो जाता है, मतलब ये गलना स्टार्ट हो जाता है इसका फाइबर्स। तो जैसे जैसे ये गलना स्टार्ट होता है, तो गलने के बाद इसे निकाल लिया जाता है, और निकालने के बाद इसके फाइबर्स को अलग कर लिया जाता है, और इसके अंदर का जो वुड्स होता है, जो लकड़ी होता है, उससे अलग कर लिया जाता है, जिसे हम लोग देहात में सनकोई कहते हैं। सीड कॉटन तो आप समझ गए होंगे। सीड कॉटन प्यारे बच्चों, ये कपास होता है। एक होता है लीफ प्लांट। ये क्या होता है? जेरोफाइट्स ग्रुप का होता है। ठीक है, जेरोफाइट्स में जितने भी मरुस्थलीय प्लांट्स आते हैं, तो आप उनमें पाए होंगे कि उनमें बहुत मांसल मोटी पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से प्यारे बच्चों एक जेरोफाइट्स है। इस जेरोफाइट्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जब इसे गर्म करते हैं, गर्म करके या फिर उबालते हैं, तो इसके अंदर से फाइबर्स निकलता है, रेशा निकलता है, और इस रेशे से भी हम लोग
अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को निर्माण करते हैं, अर्थात इससे भी रेशा निकलता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको कैसे बताया रेशा। रेशा दो टाइप के, नेचुरल, सिंथेटिक। सिंथेटिक पर बातें करेंगे। नेचुरल फाइबर्स कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो कुछ प्लांट से, कुछ एनिमल से। प्लांट में कितने टाइप के प्लांट हैं, तो 3 ऐसे प्लांट हैं जिनसे हम लोग फाइबर्स प्राप्त करते हैं। सीड कॉटन, कपास, बास्ट जूट, ठीक है, या पटुआ, पटसन भी कहा जाता है, पटसन, ठीक है। तो इसको से सन नामक रस्सी प्राप्त किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं जूट भी बोला जाता है, ठीक है। जेरोफाइट्स, ठीक है, यह एक प्रकार का लीफ प्लांट होता है, ठीक है, जिसके किनारों, जिसके पत्तियां मोटी होती है और लंबी लंबी पत्तियां होती है, जिनके पत्तियों पर बड़े बड़े कांटे होते हैं, ठीक है। अब इनसे भी कुछ फाइबर्स प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब एनिमल्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये नेचुरल प्लांट्स, ये जो नेचुरल फाइबर्स है इसी का एक पार्ट है एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल से भी हम लोग कुछ फाइबर्स प्राप्त करते हैं, जैसे कैमल, ऊंट के लंबे लंबे बाल होते हैं, ठीक है, इनसे हमें फाइबर्स प्राप्त होता है। कुछ सीप होते हैं, ठीक है, भेड़, इनसे भी हमें क्या प्राप्त होता है, इनसे भी मुझे प्राप्त होता है प्यारे बच्चों घुंघरेले ऊन वगैरह प्राप्त होते हैं, ठीक है। गोट, कुछ बकरियां होती हैं, इनसे भी हमें कुछ फाइबर्स प्राप्त होती हैं, और इन फाइबर्स को हम लोग उल बोलते हैं। उल मतलब ऊन, ठीक है। और एक होता है सिल्क वर्म, रेशम की कहानी बताएंगे प्यारे बच्चों, रेशम पर बात करना है, ठीक है। तो सिल्क वर्म जो है, ठीक है, एक प्रकार का कीड़ा होता है रेशम का, ये एक प्रकार का प्यूपा कोकून बनाता है, ठीक है। और इस कोकून को एक प्रोसेस के जरिए उससे कुछ फाइबर्स प्राप्त किया जाता है। ये एक थोड़ा सा क्या होता है प्यारे बच्चों की, एक कैप जैसा छोटा सा आकृति वाला बना रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्यूपा बोलते हैं, कोकून बोलते हैं, ठीक है। उससे इसको फाइबर्स प्राप्त किया जाता है, उसे गर्म करके, और उसका कई बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनसे गुजारा जाता है, फिर उसे फाइबर्स प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अब इतनी सारी बात बताने के बाद, ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों संश्लेषित रेशा, ठीक है। ये संश्लेषित रेशा को मानव निर्मित रेशा भी कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है, मानव निर्मित रेशा इसे कहा जाता है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये संश्लेषित रेशा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मुझे जो आपके बुक में पढ़ना है वो 4 टाइप का पढ़ना है, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। ये 4 टाइप का मुझे फाइबर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ाएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों इन चीजों को अगर आपको ये डाटा याद हो जाए तो फिर बहुत बड़ी ये चैप्टर नहीं बनती है। तो मैं आपको याद करवाता हूँ। फाइबर्स 2 टाइप का, कौन कौन सा, नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स 2 टाइप का, प्लांट से प्राप्त होता है और एनिमल से प्राप्त होता है। उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और जो प्लांट से प्राप्त होता है उसमें कितने प्लांट्स आते हैं, तो उसमें 3 टाइप के प्लांट आते हैं। कपास आ जाता है, जूट, पटुआ, पटसन, ठीक है। और क्या प्राप्त होता है, और एक जेरोफाइट्स होता है, ठीक है, इससे। उसके बाद एनिमल्स वाले में आ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो एनिमल्स से हमें, एनिमल्स में 2 टाइप का, एक्चुअल में ये कीड़ा होता है, ठीक है, लेकिन इसे भी हम लोग एनिमल्स के रूप में ही इसको मान लेते हैं कि एनिमल से ही ये चीज हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो कैमल, सीप, गोट, ईटीसी, जो कुछ पहाड़ी बकरियां होती हैं, इनके लंबे लंबे बाल होते हैं, इनसे भी हमें ऊन प्राप्त होता है। और रेशम का कीड़ा से मुझे रेशमी वस्त्र या रेशमी फाइबर्स प्राप्त होता है। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स पर बात कर लेते हैं आपको से प्यारे बच्चों। तो सिंथेटिक फाइबर्स 4 टाइप का होता है, ठीक है, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये बहुत फेमस नाम है प्यारे बच्चों, ये नाम आपको याद होना ही चाहिए कि सिंथेटिक फाइबर्स 4 टाइप का होता है, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ठीक है। अब इस पर एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कहानी स्टार्ट हम लोग करते हैं रेयन से। रेयन का जो जन्म होता है वह एक प्रकार का विशेष खोज था, अद्भुत खोज था। क्योंकि रेशम के बारे में हम आपको से बोले थे कि रेशम पर हम चर्चा करेंगे, तो ये रेशम का जो कीड़ा है, ये जो रेशम फाइबर से, इसकी सबसे पहले जो खोज हुआ था वह चीन में हुआ था। और चीन आपको मालूम ही है प्यारे बच्चों के, चीन जो है सो शुरुआत आदि कालों से ही वह विकसित कंट्री में से एक है, ठीक है। तो वह इस फाइबर्स को, रेशम का जो फाइबर्स होता है उसको कुछ लंबे समय तक गोपनीय रखा था। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, क्या आप इस बात को समझने में सक्षम हैं? तो क्या कोई कीड़ा को पकड़ के रख सकता है क्या? कोई कहेगा कि इंसेक्ट को पकड़ के रख लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाई कीड़ा धीरे 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 और अन्य देशों में चलते गए, और इस प्रकार से रेशम का कीड़ा अन्य देशों में चलते गए, तो वहां पर भी रेशम का फाइबर से रेशम की बहुत बड़ी खेती होती है, ठीक है। अन्य देशों में, चीन में भी होता है, इंडिया में भी बहुत स्थानों पर होता है, ठीक है।
तो ये इसका सबसे पहला जो है सो वर्ल्ड में सबसे पहले जो है सो रेशम का जो कीड़ा है या रेशम का जो फाइबर्स प्राप्त किया गया था, रेशा जो निकाला गया था, वह चीन में था। चीन ने इस रेशे के बारे में कई वर्षों तक, कई 100 वर्षों तक इसे गोपनीय रखा था। तो फिर गोपनीय रखने के बाद प्यारे बच्चों क्या हुआ, हाँ प्यारे बच्चों एक सेकंड आते हैं, ठीक है। गोपनीय रखने के बाद क्या हुआ कि एक 1931 में, प्यारे बच्चों मैं आपके सामने बुक भी रखा हूं, ठीक है। 1931 ईस्वी में एक रेयन, नहीं, रेयन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों रेयन एक प्रकार का अर्ध संश्लेषित रेशा है, ठीक है। इसकी खूबसूरती बिल्कुल इसी के रेशे जैसी है, ठीक है। रेशम का रेशा जैसा ही इसकी खूबसूरती है, ठीक है। रेयन एक अर्ध संश्लेषित रेशा है। इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण जो है सो प्यारे बच्चों काष्ठक, लुगदी और कुछ रसायनों से मिला करके किया जाता है, ठीक है। रेयन एक अर्ध संश्लेषित रेशा है। मैंने यहाँ पर बताया कि रेयन एक अर्ध संश्लेषित रेशा है। इसे काष्ठक, लुगदी और कुछ रसायनों से इसको निर्माण किया गया है। इसकी सुंदरता रेशम के रेशे जैसी है और इसका क्योंकि ये प्यारे बच्चों ये एक प्रकार का अर्ध संश्लेषित रेशा है, कुछ केमिकल से प्राप्त किया गया है, तो इसकी मजबूती भी कुछ इसी प्रकार से है, ठीक है, कि रेशम के फाइबर्स जितना इसकी भी मजबूती थी और इसे अनेक रंगों में भी रंगा जा सकता था। मतलब कि प्यारे बच्चों सब ये एक अलग खोज हुई, ठीक है। जो रेयन है, ठीक है, ये एक अद्भुत खोज हुआ, ठीक है, जो कि रेशम के रेशे जैसे ही खूबसूरत रेशा एक प्यारे बच्चों रेयन है, ठीक है, और इसे अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता है, ठीक है। यह प्यारे बच्चों एक अर्ध संश्लेषित रेशा है। क्यों अर्ध संश्लेषित है, क्या आपको बात मालूम है? क्योंकि आप कह सकते हैं कि इसमें काष्ठक, लुगदी मतलब कि कुछ प्लांट्स के कुछ मटेरियल का यूज किया गया है और कुछ केमिकल का यूज किया गया है। इसकी सुंदरता रेशम के रेशे जैसी ही है। इसे विभिन्न रंगों में रंगा जा सकता है और सूती वस्त्र के साथ मिलाकर चादर, ऊनी वस्त्र के साथ मिला करके कालीन या गलीचा इत्यादि भी तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये रेयन की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। रेयन के बाद अगला जो फाइबर्स है उसका नाम है नायलॉन। नायलॉन को प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर सारी चीजें हम ना लिखे हैं, कुछ अपने मन से भी बता रहे हैं आपको। रेयन को नायलॉन को प्यारे बच्चों अगर हम आपसे बात करें तो नायलॉन को सबसे पहली बार न्यूयॉर्क और लंदन के बाजारों में बेचा जा रहा था। यह पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, ठीक है। नायलॉन जो है प्यारे बच्चों वो पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। क्या प्यारे बच्चों आपको ये बात मालूम है, क्या आपको ये बात जानकारी में है कि जो आप टायर देखते हैं, टायर में एक वर्ड लिखा होता है नायलॉन, या अलग अलग कंपनियां भी है जो है सो अलग अलग क्या लिखी रहती हैं, वो कंपनी का ब्रांड चिपकाए रहते हैं, लेकिन कुछ नायलॉन का भी रहता है ब्रांडेड, ठीक है। तो आप उस पर देखिएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में प्यारे बच्चों जो टायर्स होता है, उस टायर्स में रबड़ होता है, उस रबड़ का नाम नायलॉन नहीं है। उस टायर्स के अंदर कुछ महीन रेशे रहते हैं, उन रेशा का नाम नायलॉन होता है। इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। नायलॉन टायर का नाम नहीं है प्यारे बच्चों। नायलॉन जो होता है उसके अंदर का जो टायर के अंदर का जो फाइबर्स होता है, कभी अगर आप टायर को कट कीजिएगा तो उसके अंदर से फाइबर्स निकलता है, उस फाइबर्स का नाम होता है नायलॉन, ठीक है। उस रबड़ का नायलॉन नाम नहीं होता है, ठीक है। तो नायलॉन एक जो है सो अपने आप में पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, जो कि उसे केमिकल से तैयार किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ वर्ड लिखे हैं। इसका निर्माण कोयला, जल एवं वायु से हुआ है, ठीक है। कोयला, जल एवं वायु के साथ साथ कुछ केमिकल का भी प्रयोग किया गया था। यह पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। नायलॉन को पेंट, ब्रूस, रस्सी, पैरासूट इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका कंपैरिजन अगर प्यारे बच्चों करोगे तो इसकी कंपैरिजन बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सबल और बहुत मजबूत होता है नायलॉन, ठीक है। तो अब हम प्यारे बच्चों नायलॉन के बाद अगले वाले टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है फाइबर्स, जिसका नाम है प्यारे बच्चों पॉलिएस्टर, ठीक है। ये पॉलिएस्टर क्या होता है? तो आप पॉलिएस्टर कपड़ा से भला कौन अपरिचित है, ठीक है। पॉलिएस्टर कपड़े को सारे लोग जानते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें दो वर्ड चिपका हुआ है, पॉली और एस्टर, ठीक है। तो पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे और एस्टर का अर्थ होता है एक प्रकार का रसायन, जो कि आप 9th या 10th क्लास में आइएगा तो वहां पर आपको एस्टर के बारे में पढ़ाएंगे। 10th में पढ़ना है आपको एस्टर के बारे में। इसका गंध प्यारे बच्चों एक
फल के गंध जैसा गंध होता है, जैसे कि पका हुआ कोई फल जैसे आम, ठीक है, और अमरूद वगैरह महकता है, उस टाइप से इसका गंध होता है एस्टर का। इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अर्थात केवल रेयॉन को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो फाइबर्स हैं, अर्थात नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, सारे के सारे फाइबर जो हैं वो पूर्ण रूप से संश्लेषित फाइबर्स हैं, ठीक है। तो पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे और एस्टर का अर्थ होता है एक प्रकार का केमिकल, अर्थात ठीक है बहुत सारे केमिकल को मिला करके, ठीक है, इसे तैयार किया गया है पॉलिएस्टर को, ठीक है। तो अब हम पॉलिएस्टर के बारे में यहाँ पर कुछ आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो फलों के पकने ठीक है, फलों के पकने के गंध जैसा इसका गंध होता है। यह पूर्ण रूप से एक पेट्रोलियम उत्पाद है। पेट्रोलियम मतलब समझते हो प्यारे बच्चों? पेट्रोलियम मतलब कि जैसे कि पेट्रोलियम उत्पाद मतलब कि वैक्स हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, जो कि नीचे से खनन करके खुदाई करके निकाला जाता है। तो उसमें कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल करके इसे निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ता है। पॉलिस्टर कपड़ा में कभी भी आपको सिलवट, अर्थात पॉलिस्टर कपड़ा में जो सो सिलवटें नहीं पड़ेगा, उसे आयरन बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो प्लास्टिक का कपड़ा है, पॉलिएस्टर समझिए तो, ठीक है। इसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। इससे पैंट, शर्ट इत्यादि भी तैयार किया जाता है। धोती, कुर्ता जो भी मर्जी चाहे इसे बना लो, ठीक है। ये रही पॉलिएस्टर की कहानी, ठीक है। पॉलिएस्टर के बाद प्यारे बच्चों एक और आता है एक्रिलिक, सबसे लास्ट फाइबर्स है आपके बुक का, ठीक है। ये घुंघरेले होते हैं, अतः इन्हें ऊनी वस्त्र बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये भी पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है प्यारे बच्चों। इन्हें विभिन्न रंगों में रंगा जा सकता है, इसे अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता है। और आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार का जो ऊल हम लोग ऊनी वस्त्र जो पहनते हैं, ठीक है, और ये मुख्य रूप से एक्रिलिक जो है सो फाइबर्स का बना हुआ होता है, ठीक है। तो आप कभी मार्केट में जाइए और मार्केट में जा करके और जो ब्रांडेड अच्छा कपड़ा होता है ऊनी वस्त्र, उसमें आप लिखे हुए इसे कहीं देख सकते हैं एक्रिलिक फाइबर्स, ठीक है। प्यारे बच्चों थोड़ा आगे आते हैं, ठीक है। तो अब हमें कुछ जो है सो, चूंकि जितने भी यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स लिखे हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का एक केमिकल से सारे के सारे लगभग बने हुए हैं, और इसे हम लोग प्लास्टिक कपड़ा बोलते हैं, ठीक है। और इसे प्लास्टिक कपड़ा इसलिए बोला जाता है, ठीक है। एक्रिलिक को छोड़ करके अगर बात करें पॉलिएस्टर में, तो इसे आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। और इन सारे रेशों में सबसे बड़ी खास बात क्या है, ठीक है, कि इन्हें धो और पहनो रेशा कहा जाता है। धो और पहनो कपड़ा भी कहा जाता है। जैसे पॉलिस्टर कपड़ा को अगर बारे में हम आपसे बात करें प्यारे बच्चों, तो पॉलिस्टर कपड़ा में ज्यादा पानी को ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता नहीं होती है। इसे बस एक बार वॉश कीजिए, धोइए और धूप में सुखा दीजिए थोड़ा सा, 5 मिनट के लिए वो पूरा सूख जाएगा 5 मिनट में। अर्थात ये पानी को बहुत कम ऑब्जर्व करती है, ठीक है, पॉलिस्टर कपड़ा, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, इसीलिए इसे बोला जाता है धो और पहनो कपड़ा बोला जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे आते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये सब सारे के सारे प्लास्टिक के फाइबर्स हैं, ठीक है। तो अब हम प्लास्टिक पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक पर बात करने से पहले आप इस चीज को समझिए कि प्लास्टिक हमारे लिए एक प्रकार का वरदान है। अगर आप प्लास्टिक का सही तरीका से यूज करते हैं तो ये हमारे लिए, ठीक है, देखिए बहुत बड़े बड़े वायुयान, जेट इंजन, जितने भी चीज बनते हैं वो लगभग प्लास्टिक से बनते हैं, ठीक है। अभी आप समझिए कि आपका बाइक हो गया, आपका बेल्ट, लेदर, आपका हेलमेट वगैरह, बहुत सारे चीज जो है सो बनते हैं प्यारे बच्चों, ये प्लास्टिक से बनते हैं। जिस चेयर पर अभी आप बैठते हैं, तो ये जो चेयर होता है, ठीक है, वो भी प्लास्टिक का होता है, ठीक है। रेडियो, टीवी, कंघी, ठीक है, और स्विच बोर्ड वगैरह सारे के सारे प्यारे बच्चों प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। तो आखिर प्लास्टिक में इतनी क्या खास बात है कि प्लास्टिक को हमारे दैनिक जीवन में इतना ज्यादा उपयोग होता है? पहली बात, दो खास बात है, समझा रहे हैं। ये बहुत हल्का होता है, इससे उपयोगी के अनुसार इसे जितना चाहे मजबूत बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे प्लास्टिक के प्यारे बच्चों हम दो वर्ग में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, अर्थात थर्मोप्लास्टिक मतलब कि क्या चीज, उष्मा सुघट्य प्लास्टिक। और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, जो कि उष्मा का, ठीक है, जो कि उष्मा का बहुत बड़ा कुचालक होता है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इसके बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों चेयर बनाया जाता है, ब्रश बनाया जाता है, और कंघी बनाया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि एक बार अगर वो मटेरियल जो प्लास्टिक है वो सेट हो जाएगा तो फिर जल्दी है सो आप उसको जल्दी नहीं बल्कि उसे कभी भी आप और रूप में नहीं दे सकते हैं। तो उसमें आ जाता है प्यारे बच्चों बेकालाइट, और एक होता है मेलामाइन। बेकालाइट में क्या क्या किया जाता है, जैसे प्यारे बच्चों में अगर बात करूं, बेकालाइट में आ जाता है आपका रेडियो आ जाएगा, ठीक है, और
जो स्विच का जो बोर्ड होता है उसमें जो स्विच होता है वह बेकालाइट का बना हुआ होता है, अर्थात कितना भी इसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा सहन करने की क्षमता होती है। आपके स्विच के अंदर आग लग गया लेकिन स्विच को कुछ नहीं होगा, आप इस चीज को कभी नोटिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये बेकालाइट का बना हुआ होता है। मेलामाइन, ठीक है, ये मेलामाइन एक प्रकार का जो है सो प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार का मेलामाइन एक बहुत ज्यादा ऊष्मा का रसिस्ट करने वाला होता है, ठीक है। अतः मेलामाइन के कपड़े पहन करके जो है सो फायर ब्रिगेड मैन वाले क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं, जो कि बहुत नजदीक से बुझाते हैं, उन पर जो है सो बहुत ज्यादा ऊष्मा का असर नहीं पड़ता है, मेलामाइन के कपड़ा ही पहन करके आग बुझाया जाता है। अब प्लास्टिक इतना ज्यादा उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, उसका यूज क्या है, तो ये हल्का सबल होता है, हल्का होता है, सबल मतलब मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, जिसने इसकी उपयोगिता हमें बढ़ा दी है, ठीक है। यही कारण है कि हम प्लास्टिक को इतना ज्यादा उपयोग में लाते हैं। आप अपने किचन में भी देख लीजिए बहुत सारा, ठीक है, चीज जो है सो प्लास्टिक का होता है। लूज टूल्स पे अगर कभी आप देख लीजिए, जो औजार होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कुकर का हत्था देख लीजिए, वो भी प्लास्टिक का होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों, बेकालाइट का होता है, ठीक है। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये सब सारी बातें समझ में आ रही होंगी। कुछ अद्भुत प्लास्टिक होती हैं जिनका हम लोग खाना पीना पकाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे टेफ्लॉन, नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, टेफ्लॉन होता है, ठीक है, इसको हम लोग खाना पीना पकाने में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप बार बार देखते होंगे कि खाना कभी कभार सड़ जाता है तो उसे खुरच खुरच कर छुड़ाते होंगे, ठीक है, लेकिन टेफ्लॉन के बर्तन में खाना कभी भी चिपकता नहीं है, ठीक है। क्या आपको इसकी जानकारी, उम्मीद है कि आपको जानकारी ये चीज होनी चाहिए। अब अगर हम सबसे बड़ी अच्छी बात कहें, ठीक है, सबसे अच्छी बात कहें तो जो प्लास्टिक होता है वो बहुत लंबे समय तक भी इसका डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। जैसे 20 वर्ष 30 वर्षों के बाद ही से प्लास्टिक का जो है सो डिकम्पोजिशन होता है। आप सोचिए कि आप एक गड्ढे में कचरे में गड्ढे में अगर बहुत सारा कचरा आप डाल रहे हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। एक्चुअल में ये जो कचरा होता है प्यारे बच्चों, ये कचरा जो है सो कुछ लंबे समय अंतरालों के बाद, जैसे कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना में कुछ कचरे ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन आपके सामने अगर हम कुछ और अन्य कचरों पर बात करें, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह, तो प्लास्टिक वगैरह बहुत लंबे टाइम तक ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस प्लास्टिक का अगर हम बेहतरीन यूज करें, ठीक है, तो प्लास्टिक पर आप देखे होंगे कि बहुत सारा बैन भी कर दिया गया है। प्लास्टिक का इतना ज्यादा यूज होता है क्योंकि प्लास्टिक लंबे टाइमों तक ये डिकम्पोज नहीं होता है। यहाँ पे 4R का क्या मतलब है वो समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। रिड्यूस, ठीक है, मतलब कि इसकी प्लास्टिक का उपयोग कम कीजिए। रीयूज, रीयूज का मतलब कि इसे पुनः उपयोग कीजिए। रिसाइकल, इसे चक्रण कीजिए, ठीक है, अर्थात प्लास्टिक को जहां तहां बिकना नहीं है। और उसके बाद होता है रिकवर, ठीक है। रिकवर का अर्थ क्या हो गया, रिकवर का अर्थ यह हो गया कि इसे पुनः प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो बस इस प्रकार से ये पार्ट खत्म हो जाता है। लेकिन इस पार्ट की एक सबसे बड़ी कुछ छूट रही है प्यारे बच्चों, एक टॉपिक है, मैं उस टॉपिक को भी आपको बता दे रहा हूं। इस टॉपिक की सबसे बड़ी बात, हाँ, एक टॉपिक है प्यारे बच्चों, बहुलक, ठीक है। तो बहुलक क्या होता है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। बहुलक, खैर इससे मुझे शुरुआत में ही बताना चाहिए था, लेकिन मजा खराब हो जाता है, इतने सारे चीज बताते बताते वो कब निकल गया वो पता ही नहीं चला। तो बहुलक के बारे में आप बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं जो शर्ट आपके सामने पहन करके पेश हुआ हूँ आपके सामने, ठीक है, ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, तो क्या आपको मालूम है कि ये शर्ट बनने में, ठीक है, ये जो शर्ट बना होगा, ठीक है, वह कैसे बना होगा। तो बहुत सारे एकलक इकाई जुड़े हुए होंगे। एकलक इकाई में क्या हो सकते हैं, कुछ नेचुरल फाइबर्स भी मिले होंगे और कुछ जो सो कुछ सिंथेटिक फाइबर्स भी मिले होंगे। और ये नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स जो बनते हैं प्यारे बच्चों, ये एक एक प्रकार का, ठीक है, देखा जाए तो एक एक एकलकों के मिलने से बनता है। एकलक क्या होता है, एकलक एक केमिकल सब्सटेंस होता है। जैसे कपास के अंदर भी कुछ सेल्यूलोज होता है। ये सेल्यूलोज जो है सो एक प्रकार का विशेष टाइप का प्रोटीन अंदर में होता है, ठीक है, जो धीरे धीरे सेल्यूलोज के रूप में इकट्ठा होते जाता है और फिर कपास के रूप में जो है सो बन जाता है फाइबर्स के रूप में, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत, जैसे आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि बहुत सारे एकलक को मिलने से उस प्रकार से मेरा ये जो कपड़ा बना है, ये फाइबर्स बना है, ये एक बहुलक है। ये क्या है प्यारे बच्चों, बहुलक है। जैसे एक माला को अगर हमें तैयार करना होगा तो क्या मैं आपको से पूछूं कि एक मोती ले लो और एक मोती से माला तैयार कर दो, क्या माला तैयार हो सकता है, तो आपका आंसर होगा नो, ठीक है। इसके लिए मुझे बहुत सारे एक एक करके मुझे क्या चाहिए, मोती चाहिए।
तो वो एकलक जो है ना, एक-एक करके बहुत सारे एकलकों के मिलने से जो है सो कोई बहुलक तैयार होता है और बहुलक तैयार होने का अर्थ ये है कि आपका फाइबर्स कपड़ा तैयार होता है, ठीक है? चाहे वो कोई भी कपड़ा हो, जब तक एकलक बहुत सारे नहीं मिलेंगे तो फाइबर्स नहीं बनता है, ठीक है? ये कहानी थी बहुलक की, ठीक है? अर्थात बहुत सारे एकलकों के मिलने से बहुलक बनता है और यही बहुलक जो है सो आपको फाइबर्स देता है, ठीक है? प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत शानदार आपको समझ में आई होगी। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।